नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें से अपन ने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। अपन पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें अपन ने 2 चैप्टर पढ़ दिए थे। अगला जो अपना चैप्टर है वो है आपका ट्रांसपिरेशन। या जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ये है आपका चैप्टर नंबर 7 है। ये क्या है? चैप्टर नंबर 7 है, जिसका कि नाम है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो आइए अपन पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में। देखो नाम से पता चल रहा है ना, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन। वाष्प का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि जब जलावशोषण या की मात्रा अधिक होती है, जब क्या होता है, जलावशोषण की मात्रा अधिक होती है, तो पौधे को जितना जल उपयोग में लेना है वो तो क्या कर लेगा, पौधा उपयोग में ले लेगा। लेकिन अगर जलावशोषण की मात्रा ज्यादा है तो अतिरिक्त जो पानी है पौधा क्या करेगा, उसको वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देगा। इसे ही क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। इसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो वाष्पोत्सर्जन की अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होगी, यानी पौधे के जो वायवीय भाग है, उनमें जल को वाष्प के रूप में त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो डेफिनेशन देखिए, पौधे के वायवीय या एरियल पार्ट्स द्वारा, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल को वाष्प के रूप में त्यागने की प्रक्रिया, जल को वाष्प के रूप में त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? तो वो कहलाती है आपकी वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पौधे के वायवीय भाग में तना आ गया, पत्ती आ गया, या क्या करेंगे, ये वाष्प त्यागेंगे। जल को जो त्यागेंगे वो किसके रूप में त्यागेंगे? वाष्प के रूप में या वेपर के रूप में त्यागेंगे। उसे आप क्या बोलोगे? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन देखो कितने प्रकार का होता है। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है बेटा, वो आपका होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा होता है? देखो, सबसे जो पहला होता है उसे बोलते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या बोला जाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा जो होता है वो होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा क्या होता है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा जो है वो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। छोटा सा चैप्टर है बेटा, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता 3 नंबर का क्वेश्चन इसी से आ जाए, क्योंकि इस यूनिट से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों में 3 प्रकार है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तीनों नाम याद रखने हैं, रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय। अब एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। एक नंबर ही है ये, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन।
ठीक है। अब देखिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यानी पत्तियां जो है, पत्तियों से सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों से क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। और पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, आपको पता है, पत्तियों पर पाए जाते हैं रंध्र। तो पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या बोलते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। समझ रहे हो मेरी बात को, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यानी पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ये जो होता है ये लगभग 50 से 97% तक होता है। कितना होता है, 50 से 97%। यानी कि मोस्ट ऑफ जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कौन सा होता है, वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। वो कौन सा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। समझ रहे हो बात को। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसे बोलोगे, कि पत्तियों पर पाए जाने वाले, पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को आप क्या बोलोगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलोगे। अब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कितना होता है, ट्रांसपिरेशन कितना होता है, ये लगभग 50 से लेकर 97% तक होता है। कितना होता है, 50 से लेकर 97% तक होता है। यानी जो कुल 100 अगर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, कुल 100 अगर क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो इसमें से लगभग 97% तो कौन सा होता है, यही होता है। ये क्या होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। तो डिटेल से अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपन दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में डिटेल से रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है। अगला जो अपना है वो है आपका उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या बोलोगे इसको आप, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले देखो उपत्वचा क्या होती है, यानी जो पत्तियां वगैरह होती है, मृतलीय जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों की जो ऊपरी और जो निचली अधिश्रम है उस पर क्यूटिन का बना एक आवरण पाया जाता है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल किसका बना होता है, ये क्यूटिन का बना होता है। किसका बना होता है, क्यूटिन एक मोम जैसा पदार्थ होता है। ठीक है ना, एक वैक्स लाइक जो पार्ट होता है या वैक्स लाइक प्रोडक्ट होता है जिससे क्या बोलते हैं, क्यूटिन। इससे एक परत पाई जाती है पौधों की पत्तियों पर जिसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यों पाई जाती है, ताकि पौधों में जो जल की हानि हो वो क्या हो, बहुत ही कम हो। वो क्या हो, बहुत ही कम हो। अब देखिए बेटा क्या होगा कि जो क्यूटिकल जो है वो कई पौधों में क्या होता है कि कई जगह से क्या होती है, पतली होती है या टूटी होती है, या तो कई जगह से क्या होती है, टूटी होती है, या फिर क्या होता है कि कई जगह से क्या होती है, जैसे ऐसे पतली होती है, ऐसे पतली या टूटी हुई होती है। और इस पतली हुई और टूटी हुई उपत्वचा से भी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसे टूटी हुई प्रक्रिया से भी क्या होता है, टूटी जो क्यूटिकल है या फिर जो पतली क्यूटिकल है, इससे भी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। इस वाष्पोत्सर्जन को क्या बोलोगे आप, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलोगे आप इसको, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये लगभग 3 से 10% होता है। जो कुल वाष्पोत्सर्जन होता है ये इसका कितना होता है, 3 से 10% होता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये बहुत पतली या टूटी हुई क्यूटिकल अगर किसी पत्ती पर पाई जा रही है तो क्या होता है, उसमें कुछ पानी यहां से भी उड़ जाता है, उसे आप क्या बोलोगे, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अब क्या होता है, तीसरा होता है आपका वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा कौन सा है, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो पौधा का तना होता है, फल वगैरह होता है,
उस पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कुछ पौधों के तनों पर या फल आदि पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को क्या बोला जाता है, उन छिद्रों को बोला जाता है वातरंध्र। क्या बोला जाता है उन छिद्रों को, वातरंध्र। यानी कुछ पौधों के तने या जो फल होता है उन पर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को क्या बोला जाता है, इन छिद्रों को बोला जाता है वातरंध्र, लेंटिकुलर बोला जाता है। अब इन जो लेंटिक्यूल है इनसे जो वाष्पोत्सर्जन होगा इसे आप क्या बोलोगे, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलोगे इसको, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है ना। ये कुल जो वाष्पोत्सर्जन है इसका क्या होता है, 0.1%। बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्या होता है, 0.1% होता है। तो अपन जो है वो 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कितना होता है, 50 से 97% होता है। किसके द्वारा होता है, तो आपको मैंने बताया था कि भाई पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, रंध्र बोलते हो। उन रंध्रों के द्वारा पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़ता है, उसे आप क्या बोलोगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलोगे। दूसरा मैंने आपको बताया था क्यूटिकुलर या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचा क्या होती है, यानी जो मृदबिद होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मृदबिद प्लांट होते हैं, उनकी जो अधिश्रम है उस पर क्या पाई जाती है, उपत्वचा पाई जाती है। लेकिन उपत्वचा क्या होती है, बीच में से टूटी हुई या क्या होती है, पतली होती है। टूटी हुई या क्या होती है, पतली होती है। और इस टूटी हुई या बहुत पतली उपत्वचा से भी क्या हो जाती है, जल की हानि हो जाती है। उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे बेटा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये कितनी होती है, ये 3 से लेकर 10% तक की होती है। अगला क्या है अपना, अगला है वातरंध्रीय, यानी कुछ पौधों के तनों आदि पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या बोलोगे, वातरंध्र बोलते हैं, लेंटिकुल बोलते हैं उनको। इन वातरंध्रों से भी कई जो पौधे हैं उनमें थोड़ा सा पानी क्या हो जाता है, जल वाष्प के रूप में क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसे आप बोलोगे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। लेकिन ये होता कितना है, 0.1% तक। कुल वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है, 0.1%, यानी बहुत ही कम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है इस विधि द्वारा। तो अपन जो डिटेल से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को पढ़ेंगे। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से पढ़ने से पहले आपको क्या होता है कि थोड़ा पत्ती की संरचना और रंध्र की संरचना पढ़ देते हैं। पत्ती व रंध्र की संरचना। तो पत्ती में क्या होता है कि दोनों तरफ अधिश्रम पाई जाती है। दोनों तरफ क्या पाई जाती है, अधिश्रम पाई जाती है। ठीक है। और बीच में क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है। बीच में क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, मेसोफिल बोलते हो। क्या बोलते हो, मेसोफिल या पर्ण मध्योतक बोलते हो। क्या बोलते हो, पर्ण मध्योतक बोलते हो। ठीक है। अब पर्ण मध्योतक में क्या होता है कि जो एक बीजपत्री पादप है उसमें तो पर्ण मध्योतक क्या होता है, पूरा का पूरा एक तरह ही से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक तरीके से ही क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री है उनमें जो पर्ण मध्योतक होता है वो क्या होता है, खंभ उत्तक और स्पॉन्जी उत्तक में क्या होता है, विभेदित होता है। ऐसे खंभ उत्तक नहीं पाए जाते। क्या 11वीं में पढ़ा होगा आपने पत्ती की संरचना, ऐसे खंभ उत्तक पाए जाते हैं ना। तो ये किस में पाया जाता है, खंभ उत्तक, पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड टिश्यू खंभ उत्तक और स्पॉन्जी टिश्यू में विभक्त होता है। ठीक है ना। तो ये पत्ती की संरचना होती है। अब अपन रंध्रों की संख्या के आधार पर या रंध्रों की मात्रा के आधार पर या रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार पढ़ेंगे। तो भाई एक तो अगर पत्तियों से पूछे तो क्या होगा कि ऊपरी और निचली अधिश्रम पाई जाती है और इन अधिश्रम के बीच में
अब यहाँ क्या होती है, उपत्वचा भी पाई जाती है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, उपत्वचा भी पाई जाती है। ऊपरी और जो निचली अधिचर्म है इनके बीच में जो उत्तक पाया जाता है उसे बोलोगे पर्ण मध्य उत्तक। क्या बोलोगे, पर्ण मध्य उत्तक या मीजोफिल बोलोगे। अब जो द्विबीजपत्री पादप है उनमें मीजोफिल क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो पेलिसेड टिश्यू खंभ उत्तक और दूसरा स्पॉन्जी टिश्यू या स्पंजी उत्तक में विभक्त होता है। अब देखिए अपन रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर क्या पढ़ेंगे, पत्तियों के प्रकार पढ़ेंगे। कैसे, देखिए बेटा, रंध्र क्या होते हैं, ऊपरी सतह पर भी हो सकते हैं, निचली सतह पर भी हो सकते हैं या दोनों सतह पर भी हो सकते हैं। यानी रंध्र यहाँ आपको यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं या फिर दोनों तरफ मिल सकते हैं। ऊपरी अधिचर्म भी मिल सकते हैं, निचली तरफ भी मिल सकते हैं, निचली सतह पर भी मिल सकते हैं और दोनों सतह पर मिल सकते हैं। इस आधार पर पत्तियां जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। देखो कौन कौन सी होती है। रंध्रों की स्थिति के आधार पर पत्ती के प्रकार, पत्ती के प्रकार कौन कौन सी होती है, देखिए बेटा 3 होती है ABC। एक तो होता है अधोरंध्री पत्ती, अधोरंध्री पत्ती। दूसरा होता है अधिरंध्री पत्ती और तीसरा होता है बेटा उभयरंध्री पत्ती। समझ रहे मेरी बात को। 3 पत्तियां होती है, अधोरंध्री पत्ती, अधिरंध्री पत्ती और उभयरंध्री पत्ती। अधोरंध्री में क्या होगा कि जो रंध्र है वो पत्ती की क्या पाई जाएगी, निचली सतह पर पाई जाएगी। अधि में क्या होगा, जो रंध्र है वो पत्ती के ऊपरी सतह पर मिलेंगे और उभय में आपको पता है दोनों तरफ मिलेंगे। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अधोरंध्री पत्ती। अधोरंध्री पत्ती क्या पढ़ेंगे अपने, अधोरंध्री पत्ती। इस प्रकार की पत्ती में क्या होंगे, रंध्र केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं। रंध्र क्या होते हैं, केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं। समझ रहे बात को, निचली सतह पर ही पाए जाते हैं। इसे क्या बोलोगे आप, अधोरंध्री पत्ती बोलोगे। और क्या होगा, ये आपको मिलेगी द्विबीजपत्री पादपों में मिलेगी। किसमें मिलेगी, द्विबीजपत्री पादपों में। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप है उनमें जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, निचली सतह पर पाए जाते हैं। जैसे सेब, संतरा, सेब, संतरा। इसे सेब प्रकार की पत्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है सेब प्रकार। तो सेब प्रकार मतलब है द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है ये ऐसी पत्तियां जिनकी केवल निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। उसे आप क्या बोलोगे, अधोरंध्री पत्ती बोलोगे। ये किस में पाई जाती है, सेब में पाई जाती है, संतरे में पाई जाती है, सिट्रस रेटिकुलेटा में पाई जाती है, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इस प्रकार की पत्ती को सेब प्रकार की पत्ती भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अधोरंध्री पत्ती। अगला जो है ये है अधिरंध्री पत्ती। दूसरा क्या है, अधिरंध्री पत्ती। अधिरंध्री पत्ती। अब जब रंध्र केवल क्या पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर, केवल क्या पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जब रंध्र केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं उसे क्या बोलोगे आप, अधिरंध्री पत्ती बोलोगे। क्या बोलोगे, अधो का मतलब निचली सतह पर और अधि का मतलब है ऊपरी सतह पर। अब देखो ये किसमें मिलेगी आपको, ये जो जलीय पादप है ना, अधिकांश जलीय पादपों में कौन सी पत्ती मिलेगी आपको, अधिरंध्री प्रकार की पत्ती मिलेगी। अधिरंध्री प्रकार की पत्ती किसमें मिलेगी, अधिकांश जलीय पादपों में मिलेगी। इसे आप कुमुदनी प्रकार भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो,
कुमुदिनी प्रकार की पत्ती भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको? कुमुदिनी प्रकार की बोल सकते हो। इसका एग्जाम्पल होता है वाटर लिली। वाटर लिली जलीय पादप जो होते हैं ना, उनमें ज्यादातर कौन सी पत्तियां पाई जाती है? उनमें ज्यादातर अधिरंध्री पत्ती पाई जाती है। जो अन्य जो तैरने वाले जो पादप है ना, प्लावी पादप है, फ्लोटिंग प्लांट है, फ्लोटिंग प्लांट, पानी में जो तैरने वाले क्या है, पादप है, फ्लोटिंग प्लांट जो है, उनमें कौन सी पत्ती पाई जाती है? उसमें अधिरंध्री पत्ती पाई जाती है, जिसको आप कुमुदनी प्रकार की पत्ती भी बोल सकते हो। आगे बात समझ में? अधो में क्या होती है? निचली सतह पर होती है, और अधिरंध्री पत्ती में क्या होती है? रंध्र है ऊपरी सतह पर होते हैं। अब आता है अब उभयरंध्री पत्ती। कौन सा आता है? उभयरंध्री पत्ती। उभयरंध्री पत्ती तो क्या होता है? जब रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर हो, पत्ती की दोनों सतह पर हो, तो इसे क्या बोलोगे? उभयरंध्री पत्ती कहते हैं। यानी जो पत्ती की दो सतह, यानी ये पत्ती है तो इसकी इस सतह पर भी क्या रंध्र है और निचली सतह पर भी क्या है? रंध्र है। इस प्रकार की पत्ती को आप क्या बोलोगे? इस प्रकार की पत्ती को बेटा आप बोलोगे उभयरंध्री पत्ती। ये आपको मोनोकोट या एक बीजपत्री पादपों में मिलेगी। किसमें मिलेगी? एक बीजपत्री या मोनोकोट में मिलेगी। ठीक है, इसको आप जई प्रकार की पत्ती भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जई प्रकार की पत्ती। क्या बोल सकते हो बेटा? इसको आप जई प्रकार की पत्ती भी बोल सकते हो। ये होता है पत्ती के प्रकार रंध्रों की स्थिति के आधार पर। कितने प्रकार की हो गई? अधोरंध्री यानी रंध्र क्या होते हैं? नीचे की तरफ। अधिरंध्री रंध्र ऊपर की तरफ, और उभयरंध्री यानी रंध्र दोनों तरफ। आ गई बात समझ में? अब जो अपना टॉपिक है ये आप होप सो समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये। अगला जो अपना टॉपिक है ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है वो है आपका रंध्र की संरचना, या इसको अपन बोलते हैं रंध्रीय उपकरण। क्या बोलते हैं? रंध्रीय, अरे यार, रंध्रीय उपकरण या रंध्र, स्टोमेटल अपरेटस। इसकी संरचना के बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि कैसे खुली होती है और कैसे बंद होती है, कैसे खुली होती है और कैसे क्या होती है? बंद होती है। तो आइए इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, फिर डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। सही से नहीं बना भैया ये। ये देखिए, ये रंध्र की संरचना बन रही है आपकी।
ये देखिए, ये आपका बना है रंध्र उपकरण। क्या बना है? रंध्र उपकरण। इसका नामकरण कर देते हैं। सबसे जो बीच में जो ये देखो डंबल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा इसको? द्वार कोशिका, गार्ड सेल। ठीक है। ये जो बाहर की ओर आपको दिख रही है इसे बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, या जिसको आप असेसरी सेल भी बोल सकते हो, असेसरी सेल बोल सकते हो जिसको आप। ठीक है। ये होता है आपका रंध्र। ये क्या होता है? रंध्र होता है। ठीक है। इन कोशिकाओं में पाया जाता है आपके हरित लवक, या इसको आप पर्णहरित भी बोल सकते हो। ठीक है। ये क्या होती है? रंध्र की संरचना होती है। अब देखिए क्या होता है कि रंध्र उपकरण में क्या होता है कि मध्य में दो क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। मध्य में क्या पाई जाती है? दो कोशिका पाई जाती है। इसका आकार द्विबीजपत्री पादपों में अलग होता है और एक बीजपत्री पादपों में अलग होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी सेम ही है। अपन वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं, तो अपने ये लगता भी नहीं है द्विबीजपत्री में कैसा होता है, एक बीजपत्री में कैसा होता है। तो आप इसी को आधार मान के चलिए। तो क्या होगा, सही तो नहीं बना लेकिन थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर है या जो सेम के बीज के आकार की जो संरचना है उसे आप बोलते हो द्वार कोशिका। क्या होती है? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका की जो आंतरिक भित्ति है, ये जो भीतर वाली भित्ति है, ये क्या होती है? मोटी होती है। और बाहर वाली भित्ति क्या होती है? पतली होती है। बाहर वाली भित्ति क्या होती है? पतली होती है। ठीक है। और इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? रंध्रीय छिद्र बोलते हैं, जिसको रंध्र बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? रंध्र तो जैसे पूरे भाग को बोलते हैं, और इस छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्रीय छिद्र या स्टोमेटल पोर बोलते हैं। बीच वाली कोशिका को क्या बोलोगे? द्वार कोशिका। बीच वाली कोशिकाओं को क्या बोलोगे? द्वार कोशिका बोलोगे। और द्वार कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि उनके बीच में एक क्या पाया जाता है? कि छिद्र पाया जाता है, जिसे आप क्या बोलोगे? रंध्रीय छिद्र बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप? रंध्रीय छिद्र बोलोगे। आ रही है बात समझ में? अब क्या बताया था मैंने? जो रंध्रीय छिद्र की ओर जो भित्ति है, ये वाली भित्ति है, जो द्वार कोशिकाओं की जो ये वाली भित्ति है, ये तो क्या होती है? अंदर की तरफ होती है, और ये वाली भित्ति बाहर की तरफ होती है। अंदर वाली भित्ति जो होती है वो होती है बेटा मोटी। वो क्या होती है? मोटी होती है। और बाहर वाली जो भित्ति है वो क्या होती है? पतली होती है। बाहर वाली भित्ति क्या होती है? पतली होती है। अब देखो, जब कोशिकाएं क्या होती है? स्फीत होती है, यानी जब उसमें पानी आता है। जब कोशिकाएं क्या होती है? स्फीत होती है या फूली हुई होती है, या जब इसमें क्या आता है? पानी आता है, तो क्या होगा? जब इसमें पानी आएगा तो होगा क्या कि ये जो बाहरी भित्ति है, ये जो क्या है? बाहरी भित्ति है, ये क्या करेगी? ये बाहरी भित्ति क्या करेगी? बाहर की ओर खींची जाएगी। बाहरी भित्ति क्या खींची जाएगी? बाहर की ओर खींची जाएगी। और बाहर की ओर खींची जाएगी, और कुछ मात्रा में जो आंतरिक भित्ति है वो भी क्या चली जाएगी? बाहर की ओर जाएगी, जिसके कारण रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जब क्या करता है? पानी अंदर प्रवेश करता है। पानी अंदर प्रवेश करेगी तो सेल क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। और जब सेल क्या होगी? टर्जिड होगी। सेल क्या होगी? जब टर्जिड होगी। टर्जिड होगी तो ये जो बाहरी भित्ति है, बाहरी भित्ति खींची जाएगी बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ खींची जाने के कारण और आंतरिक भित्ति ये भी क्या चली जाएगी? थोड़ी सी बाहर की ओर तरफ चली जाएगी, और अंदर क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। जब कोशिका स्लथ हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, जब सेल क्या हो जाएगी? फ्लैसिड हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी, तो रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या चली जाएगी? अंदर की ओर आ जाएगी। ये जो कोशिका है ये क्या चली जाएगी? अंदर की ओर आ जाएगी, और रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके जो बाहर है, इसके बाहर जो कोशिकाएं हैं, इसे बोलते हो सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका किसकी बनी है? बाह्य त्वचा की है। ये किसकी बनी है? ये बाह्य त्वचा की बनी अन्य जो कोशिकाएं होती है उसे आप क्या बोलोगे? सहायक कोशिकाएं बोलोगे। क्या बोलोगे? सहायक कोशिका बोलोगे। अब पत्ती पर जो रंध्रों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। पत्ती पर क्या होती है? रंध्रों की संख्या अलग अलग होती है। कैसे? पत्ती पर रंध्रों की संख्या 100 से लेकर 60,000 प्रति वर्ग सेमी हो सकती है। प्रति वर्ग सेमी हो सकती है। रंध्रों की संख्या क्या हो सकती है? पत्ती पर
100 से लेकर 60,000 सेमी तक हो सकती है। यानी 1 सेमी जगह पर रंध्रों की संख्या 100 भी हो सकती है और 60,000 तक भी हो सकती है। तो ये होती है आपके रंध्र की संरचना। ये क्या हो गई? रंध्र की संरचना। ठीक है, तो अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया भाई? रंध्र की परिभाषा पढ़ ली। फिर इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ लिया? इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि भाई पत्ती कितने प्रकार की होती है। सॉरी, पहले रंध्र के प्रकार पढ़े थे, सॉरी वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़े थे। कौन से प्रकार थे? 3 प्रकार थे। कौन कौन से? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब रंध्र की संरचना जब पढ़ते हैं तो पहले पत्ती की संरचना पढ़ते हैं। तो पत्ती में ऊपरी अधिचरम और निचली अधिचरम, बीच में क्या होता है? मेसोफिल, जिसे आप क्या बोलते हो? पर्ण मध्योतक बोलते हो। अब पर्ण मध्योतक क्या होता है? एक बीजपत्री पादप जो है, सॉरी जो द्विबीजपत्री पादप है, उनमें तो क्या होता है? उनमें तो खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक में विभक्त होता है, लेकिन एक बीजपत्री पादपों में खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक में विभक्त नहीं होता है। अब रंध्रों की मात्रा या उपस्थिति के आधार पर अपन ने पढ़ी थी पत्तियां 3 प्रकार की, अधोरंध्री, अधिरंध्री और उभयरंध्री। अधोरंध्री किसको बोलोगे? जिसकी निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, जैसे द्विबीजपत्री पादप, इसको आप सेब प्रकार भी बोल सकते हो। अधिरंध्री यानी वे पादप जिनकी ऊपरी सतह पर क्या मिलते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ये आपके जो जलीय पादप होते हैं उनमें अधिकांशतः पाया जाता है। इसको आप कुमुदनी प्रकार की पत्ती भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कुमुदनी प्रकार की पत्ती। इसका एग्जांपल अगर आप देना चाहो तो आप क्या दोगे? प्लावी पादप, वाटर लिली दे दोगे। फिर आता है आपका उभयरंध्री पत्ती। क्या आता है? उभयरंध्री पत्ती, यानी जिसकी दोनों सतह पर क्या पाई जाती है? रंध्र पाए जाते हैं। जिसकी दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं उसे आप क्या बोलोगे? उभयरंध्री पत्ती, जिसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा एक बीजपत्री। इसको आप जई प्रकार की पत्ती भी बोल सकते हो। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था रंध्र की संरचना के बारे में। क्या पढ़ा था? रंध्र की संरचना के बारे में। तो पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रंध्र। कितनी संख्या होती है उनकी? 100 से लेकर 60,000 प्रति सेमी स्क्वायर तक हो सकती है। सबसे पहले देखो, रंध्र में क्या होता है? 2 कोशिकाएं होती है, जिसे आप क्या बोलते हो? द्वार कोशिकाएं। एक बीजपत्री पादपों में अलग होती है, द्विबीजपत्री पादपों में ये थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो अपन 11वीं में पढ़ के आए हैं। ये एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होती हैं, पाई जाती हैं, व्यवस्थित होती हैं कि इनके बीच में क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हो आप? रंध्रीय छिद्र या स्टोमेटल पोर बोलते हो। ठीक है, जो रंध्रीय छिद्र है उसकी तरफ वाली जो भित्ति है वो मोटी होती है और बाहर वाली भित्ति क्या होती है? पतली होती है। जब कोशिका स्फीत होती है, कोशिका क्या होती है? स्फीत होती है, तो बाहरी भित्ति खींच जाती है और आंतरिक भित्ति भी थोड़ी मात्रा में खींच जाती है। और ये रंध्र क्या, ऐसे देखो, ऐसे जुड़ी हुई थी ये ऐसे, और ये ऐसे खींची जाएगी तो ये रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अगला क्या है? अगला इसी प्रकार देखिए, जैसे ही क्या होगा? कोशिका स्लथ हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, तो ये जो वापस क्या हो जाएगी? ये जो भित्तियां हैं वापस एक दूसरे से टच हो जाएगी और अंदर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। इसके बाहर जो बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती है, जिसे क्या बोलते हो आप? सहायक कोशिका, वो भी पाई जाती है। तो ये होती है आपकी रंध्र की संरचना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि भाई रंध्रों की गति कैसे होती है, रंध्र गति की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मोशन पढ़ेंगे, मूवमेंट पढ़ेंगे कि भाई रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। तो अपनी 2-3 परिकल्पनाएं हैं। जेडी सायरे की परिकल्पना है, एक आपकी क्या है? जेडी सायरे की है, एक आपके इमामुरा तथा फ्यूजिनो की है, इमामुरा तथा फ्यूजिनो की है, और तीसरी आपकी स्टीवार्ड की है। तो 3 परिकल्पनाएं हैं, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन थोड़ा पढ़ेंगे रस स्त्राव और बिंदु स्त्राव, और उसके बाद में अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिटेल से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।